तनवीर के लिए कानपुर आना कोई खास खुशी नहीं थी। वो एक पुरानी, बड़ी और डरावनी हवेली में ठहरने वाला था। वहां उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहां पहुंचते ही उसे एक खौफनाक और भूतिया तहखाने का पता चला। लोग कहते हैं कि उन्होंने तहखाने से अजीबोगरीब आवाजें आते सुना है और तेज लाल रोशनी दरवाजे के नीचे से निकलते भी देखा है। रात को तनवीर ने कदमों की आहट सुनी। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अचानक दो भयानक और डरावने हाथ दरवाजा तोड़ते हुए उसे जकड़ लेता है। आखिर ये सब क्या है? क्या इस तहखाने का कोई राज है? तनवीर ने सुना है कि इस तहखाने में किसी आत्मा का वास है। क्या यही सच है? चलिए आगे की कहानी में पता लगाते हैं कि आखिर इस डरावनी तहखाने का राज क्या है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बेहद ही खुशी होती है और ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए बनाने का जुनून जागता है। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। रात 12 बज चुके थे। तनवीर यानी तन्नू इलाहाबाद से कानपुर पहुंचा रोडवेज की बस से। उसके बस से उतरते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर हाथ बढ़ाकर बैग को थामते ही बोला, कहाँ चलेंगे बाबूजी? मैं रिक्शे वाला। दूसरे हाथ से रिक्शे की ओर इशारा करते हुए। उसकी आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिसंबर की ठंड और भूख ने उसके गले को बैठा दिया हो। तभी तो वो भागता हुआ पहुंचा था अपनी सवारी के पास। तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बड़ी हवेली चमनगंज जाना है, कितने लोग हैं? 1978 की उस कड़ाके की ठंड में केवल 4 रिक्शे वाले और 2 तांगे वाले ही दिख रहे थे। हर जगह कोहरे ने चादर चढ़ा रखी थी। रिक्शे वाले ने कहा, 10 रुपए दे दीजिएगा, ठंड भी तो है सरकार। तन्नू ने रिक्शे की तरफ चलते हुए कहा, ठीक है चलो। रिक्शे पर सवार होते ही तन्नू ने अपने जैकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट उसमें से निकाला और पैकेट वापस जैकेट की जेब में रख दिया। उसी जेब से लाइटर निकाला और सिगरेट जलाई। एक लंबा कश लगाकर अंदर खींचा और राहत की सांसों के साथ सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ा। उसका चेहरा तनाव रहित लग रहा था। उसने रिक्शे वाले से पूछा, रात भर रिक्शा चलाते हो क्या? परिवार नहीं है क्या शहर में? रिक्शे वाले ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, 2 बजे तक चलाएंगे, फिर कमरे में जाकर आराम करेंगे। सुबह 9 बजे से एल्गिन मिल में काम करते हैं, यहीं पास के गांव के हैं, इसलिए परिवार नहीं रखा शहर में। अरे वाह, तुम तो काफी मेहनती मालूम पड़ते हो। कितना पढ़े लिखे हो? तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैट्रिक पास हैं बाबूजी, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। सिगरेट का आखिरी कश खत्म होते ही चमनगंज पहुंच गया था तन्नू। रिक्शे वाले ने हवेली के पास रिक्शा रोकते ही कहा, लीजिए बाबूजी, पहुंच गए बड़ी हवेली। तन्नू ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। उसमें से 10 रुपए का नोट रिक्शे वाले को दिया। फिर बटुआ जेब में रखते ही बैग को कंधे पर टांग लिया और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली के गेट पर चौकीदार बैठा था। उसे तन्नू के आने की खबर शायद पहले से ही थी, इसलिए तो उसने नाम सुनते ही गेट खोल दिया। तन्नू हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। चौकीदार ने उसके हाथ से बैग लेकर अपने कंधे पर टांग लिया था और दूसरे हाथ में लालटेन थाम रखी थी। दरवाजे पर पहुंच उसने कुंडा खटखटाया। कुछ देर में दरवाजे को एक 18 साल की सुंदर लड़की ने खोला। उसने तन्नू की ओर देखते ही एक नादान सी मुस्कान अपने चेहरे पर झलकाई। तन्नू भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम शहनाज हो ना, डॉक्टर अंकल की बेटी? कितनी बड़ी हो गई हो। शहनाज ने उसे उसकी अम्मी के कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए कहा, आप भी तो कितने खूबसूरत हो गए हैं। उसने जारी रखा, अब आंटी को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे पापा ने रुकने को कहा, लेकिन अब आप भी आ गए हैं तो एक से भले दो। उसने तन्नू की अम्मी के कमरे का दरवाजा खोला। उसकी अम्मी रजाई के अंदर लिपटी पड़ी थी। उन्हें अल्जाइमर नाम का दिमागी रोग हुआ था। उनकी हालत ज्यादा नाजुक थी, इसलिए तन्नू को तुरंत बुलवाया गया था। तनवीर नवाबों के परिवार से ताल्लुक रखता था और पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया गया था। उसके वालिद ने गुजरने से पहले सब कुछ उसके नाम पहले ही कर दिया था, क्योंकि वह अपनी बेगम की तबीयत के बारे में जानते थे। यूं तो तनवीर की अम्मी लखनऊ की हवेली में रहा करती थी, लेकिन अपने शौहर के गुजरने के बाद कानपुर की बड़ी हवेली में रहने लगी थी। तन्नू ने शहनाज से अपनी अम्मी की सारी जानकारी ली। क्योंकि वह सो रही थी, इसलिए उसने जगाना सही नहीं समझा। शहनाज ने तन्नू को उसके कमरे की ओर ले जाते हुए कहा, तुम इस हवेली में पहली बार आए हो ना, इसलिए तुम्हें बता रही हूं, नीचे बेसमेंट में कभी मत जाना। सब कहते हैं उसमें एक रूह रहती है। तुम्हारी अम्मी को भी यहां नहीं आना चाहिए था। यहां आते ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई।
तुम भी ना बच्चों जैसी बातें करती हो शहनाज। आज के जमाने में कहीं कोई मानेगा इन सब बातों को। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कितनी बार पकड़ा उस रूह ने? तन्नू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मजाल है मेरे सामने कोई रूह आ जाए। मेरे गले में पीर बाबा का ताविज है, तुम्हारे लिए भी ला दूंगी, शहनाज ने इतराते हुए कहा। उसने एक कमरे के दरवाजे के सामने रुकते ही कहा, लीजिए हुजूर, आपका कमरा आ गया। तन्नू ने दरवाजा खोला और अंदर बिस्तर की ओर बढ़ा। वो काफी थक चुका था। उसने तुरंत ही खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। शहनाज ने उसकी ये हरकत देखी और लालटेन को टेबल पर रख दिया जो बिस्तर के पास ही था। फिर तन्नू की ओर देखते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूं, तुम भी आराम से सो जाओ, सुबह बातें होगी। तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गुड नाइट। शहनाज ने भी इसका जवाब गुड नाइट बोलकर दिया। तन्नू को रात में प्यास लगी। उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 3 बजे हुए थे। वो बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। इतने में एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो आवाज शायद बेसमेंट से ही आ रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने हाथों से दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा हो। तनवीर के कदम रुके नहीं। वो सीधा बेसमेंट की ओर लपका और दरवाजे के सामने खड़े होकर आश्चर्य के स्वर में पूछा, कौन है? कौन है अंदर? तन्नू ने अपने कान दरवाजे पर रख दिए ताकि सुन सके कि अंदर से कोई आवाज आती है या नहीं। लेकिन इतने में 2 भयानक हाथ दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकलकर तन्नू को गर्दन सहित पकड़ लेते हैं। तन्नू अपनी आंखों को बंद करके जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ! जब आंखें खोलीं तो देखा सुबह हो चुकी थी। सूरज सिर पर आ चुका था और चिड़ियों की आवाजों से सारा वातावरण उत्साहित हो रहा था। अगली सुबह तनवीर अपने बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के बाद सीधा डाइनिंग टेबल पर जा पहुंचा। शहनाज पहले से ही वहां मौजूद थी और जूस पी रही थी। तन्नू ने उससे भूमिका बांधते हुए पूछा, अच्छा कल जो तुम उस बेसमेंट वाली रूह के बारे बात कर रही थी, शहनाज, इसका और भी कोई चश्मदीद गवाह है या ये तुम्हारे ही दिमाग की उपज है? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कोई पागल हूं जो अपने से भूत आया? भूत आया चिल्लाऊंगी सिर्फ मैं ही नहीं, और भी गवाह हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने रूह को देखा है। शहनाज ने काफी आत्मनिर्भरता से जवाब दिया। तो ठीक है, आज इस रहस्य को भी और नजदीक से जानने का मौका मिलेगा। पहले जरा नाश्ता करके अम्मी से मुलाकात कर लूं, फिर हम दोनों मिलकर इस मसले का तहकीकात करेंगे, तन्नू ने काफी उत्साहित होकर कहा। निहारिका, ओ निहारिका, जरा नवाब साहब के लिए नाश्ता लगाना, शहनाज ने पुकारते ही तन्नू की तरफ देखकर आंख मार दी। तन्नू भी अपनी मुस्कान न रोक पाया। वो उस शख्स को देखने के लिए उत्साहित था जिसका शहनाज ने नाम पुकारा था। निहारिका, वाह, नाम सुनते ही लगता है जरूर किसी अप्सरा का होगा। तन्नू ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद एक हसीन युवती नाश्ता लेकर अंदर से आई। उसे देखते ही तन्नू के होश फाख्ता हो गए। वो बला की खूबसूरत थी। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह घर की नौकरानी है। कटिल्ले नैन नक्श, गोरा रंग, लंबा कद और गदराया बदन, उसे देखते ही कोई भी लड़का उसका दीवाना बन जाता। निहारिका ने नाश्ते की प्लेट तन्नू के सामने रख दी और साथ ही टेबल पर गोभी, आलू, मूली, मेथी आदि के तरह तरह के पराठे थे। तन्नू ने बटर नाइफ से थोड़ा बटर निकालकर प्लेट में डाला और सोचने लगा कौन सा पराठा पहले खाऊं। इतने में शहनाज बोली, ये गोभी वाला पहले खाओ। उसने एक गोभी का पराठा उसकी प्लेट में डाल दिया। तन्नू ने खाना शुरू किया। वाह क्या बात है, ऐसा गोभी का पराठा आज तक नहीं खाया, तन्नू ने पराठा मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा है ना, इस हवेली में काम करने वाले रसोइये बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, शहनाज ने तुरंत ही कहा। और कुछ चाहिए नवाब साहब को? निहारिका ने तन्नू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। तन्नू ने भी मुस्कुराते हुए नहीं के इशारे में गर्दन हिला दी। निहारिका समझ गई और अपना काम करने वापस जाने लगी। तन्नू ने अपना नाश्ता खत्म किया और टेबल से सीधा उठकर शहनाज के साथ अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में पहुंचते ही देखा अम्मी एक तक छत को देख रही थी। उसने अम्मी को देखकर पूछा, अम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने 3-4 बार और पूछा लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। इतने में शहनाज बोली, मैंने सवेरे का डोज दे दिया है जैसा पापा ने बताया था। थोड़ी देर बाद इन्हें नींद आ जाएगी, इनके लिए आराम करना बहुत जरूरी है। शहनाज ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद तन्नू की अम्मी की पलकें भारी होने लगीं, जिन्हें अब खुला रखना तनवीर की अम्मी के बस में नहीं था और वह गहरी नींद में सो गईं। तन्नू और शहनाज अपने तय किए हुए कार्य पर लग गए।
उन्होंने हवेली के सभी नौकरों को बुलवाकर पूछताछ की। उनमें से ज्यादातर का यही कहना था कि उस बेसमेंट में से कभी कभी किसी के चलने की आवाज आती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनमें से कुछ ने वहां तेज लाल रोशनी जलते हुए देखा है। सभी से पूछताछ करने के बाद तन्नू ने शहनाज की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब यह है कि इस हवेली में सही में कोई रूह है, लेकिन तेज लाल रोशनी का क्या मतलब है? अच्छा शहनाज, तुम्हें पता है इस हवेली को कब खरीदा गया या इससे पहले इसमें कौन रहता था? इन सब बातों का पता चलना बहुत जरूरी है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। शहनाज ने कुर्सी से उठकर तन्नू के इर्द गिर्द चलते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए कहा, जहां तक मेरी जानकारी में है, तुम्हारे अब्बू ने इस हवेली को गुजरने से 5 साल पहले ही लिया था। उन्होंने इस हवेली को अपने पुरातत्व विभाग के दोस्त और सहकर्मचारी डॉक्टर जाकिर से खरीदा था। उन्हें लंदन की यूनिवर्सिटी से बुलावा आ गया था और उन्होंने जाने से पहले ये हवेली तुम्हारे अब्बू को बेच दी। शहनाज ने बोलना जारी रखा, तुम्हारे अब्बू के गुजरने के बाद घर का खर्चा, हवेली के रखरखाव में दिक्कत आने लगी थी, इसलिए मुनीम जी और बाकी के जिम्मेदार सदस्यों ने ही लखनऊ की हवेली बेचने का फैसला किया था। फिर भी खर्चा चल ही रहा है। कई जगह खेती से अच्छी खासी आमदनी जो हो जाती है। तुम्हारे अब्बू और डॉक्टर जाकिर इस हवेली में अपने प्रयोग की कुछ वस्तुएं भी रखते थे, मैंने ऐसा सुना है। तन्नू काफी गंभीरता से इस बड़ी हवेली के ख्यालों में खो गया। तन्नू अपने ख्यालों में ये सोचता रहा कि आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या होगा जिससे सभी हवेली के नौकर डरे हुए हैं। क्यों ना तहखाने को एक बार खोल कर देखा जाए। मैं कल ही उस तहखाने को खोलता हूं, तन्नू ने मन ही मन सोचा। शाम हो चली थी। तन्नू ने अपनी अम्मी को दवाई खिलाई और हाल में चिमनी के पास आकर बैठ गया। निहारिका तुरंत उसे चाय की प्याली देती है। तन्नू निहारिका की तरफ बड़े प्यार से देखता है और पूछता है, घर में कौन कौन है? निहारिका ने जवाब दिया, कोई नहीं है नवाब साहब। तन्नू चाय की चुस्की तो ले ही रहा था, साथ ही निहारिका की कमर को देख रहा था। उस गदराए हुस्न की मलिका की कमर बिल्कुल चिकनी नजर आ रही थी। वो उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था और उसके मन में उसे छू लेने का विचार आ रहा था। इतने में कमरे में शहनाज आ जाती है और तन्नू की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ नवाब साहब, क्या खिचड़ी पक रही है दिमाग में? तन्नू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही चाय की चुस्की ले रहा हूं। तुम्हें भी पीनी हो तो बनवाऊं? तन्नू ने अपनी नजर चुराते हुए कहा, रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। शहनाज ने तन्नू की ओर देखते हुए कहा। इतने में तन्नू ने उससे पूछा, अच्छा शहनाज, क्या कल तुम मेरे साथ तहखाने में चलोगी? ना बाबा ना, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? शहनाज ने बोला, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? आज के जमाने में तुम भूत प्रेत जैसी बातें करती हो। तन्नू ने निडरता दिखाते हुए कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। निहारिका ने कहा, बहुत अच्छा, हम तीनों कल ही तहखाने में चलेंगे इस बात का पता लगाने की, आखिर उस तहखाने में ऐसी क्या चीज छुपी हुई है जिससे घर के बाकी नौकर इतना डरे हुए हैं। तन्नू ने उन दोनों नौजवान लड़कियों से कहा जिनके चेहरे पर गंभीरता के साथ डर साफ झलक रहा था। रात काफी हो चली थी। खाने की टेबल पर एक दूसरे को गुड नाइट कहने के बाद शहनाज और तन्नू अपने अपने कमरों में सोने चले गए। तन्नू ने अपने कपड़े बदले और नाइट सूट में बिस्तर पर सोने चला गया। कुछ देर बाद तन्नू की नींद खुली। उसने अपनी घड़ी में देखा तो 3 बजे हुए थे। उसे जोर से प्यास लगी थी, लेकिन बगल में रखे जग में पानी खत्म हो गया था। उसने अपने मन में सोचा, बड़ी अजीब बात है, अभी तो पानी भर के रखा गया था, सोने से पहले एक बार भी नहीं पिया, तो फिर ये पानी कैसे खत्म हो गया? तन्नू ने इतना सोचा ही था, फिर उठकर किचन की ओर बढ़ने लगा कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। उसने पहले तो इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर जब आवाज काफी जोर से आने लगी तो उसने उस आवाज का पीछा किया। वह कदमों की आहट उसे तहखाने के पास ले गई। कदमों की आहट इतनी साफ सुनाई पड़ रही थी कि कोई भी दूर से सुन ले, और दरवाजे के नीचे दरार से लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी। तन्नू तहखाने के दरवाजे के निकट आया तो कदमों की आहट थोड़ी धीमी पड़ गई। उसने जैसे ही दरवाजे पर कान टिकाए, अचानक एक खौफनाक हाथ बाहर निकलकर आता है दरवाजा तोड़ते हुए और तन्नू को जकड़ लेता है। तन्नू घबराहट में अपनी आंखें बंद करके जोर से चीखता है, बचाओ बचाओ। इतने में उसकी आंखें खुल जाती हैं तो देखता है निहारिका खिड़की का पर्दा हटा रही थी और सुबह का सूरज निकल चुका था। उसने तन्नू की ओर देखते हुए कहा, किसने पकड़ लिया नवाब साहब, आपको किससे बचाना है?
तन्नू ने बात को बदलते हुए कहा, जिसे पकड़ना है वो तो कभी पकड़ती नहीं है, जिसे नहीं पकड़ना होता है वो सपनों में भी पकड़ लेता है। तन्नू का शरारत भरे जवाब का मतलब शायद निहारिका समझ गई थी, इसलिए उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोली, अब जल्दी से तैयार भी हो जाइए और नाश्ते की टेबल पर आ जाइए, याद है ना, आज तहखाने की छानबीन करनी है। तन्नू तैयार होकर टेबल पर पहुंच जाता है, जहां शहनाज पहले से ही मौजूद थी। तन्नू ने शहनाज को गुड मॉर्निंग कहा। वापसी में शहनाज ने भी उत्तर दिया। नाश्ता खत्म होते ही तीनों पहले तन्नू की अम्मी को देखने गए। उनकी हालत में सुधार तो था, लेकिन वह किसी से बातचीत नहीं करती थीं। निहारिका और शहनाज ने उन्हें दवाइयां देकर आराम से बिस्तर पर लिटा दिया, क्योंकि उनकी दवाइयां ऐसी थीं कि किसी भी इंसान को कुछ देर में सुला देती। उनके सो जाने के बाद तीनों तहखाने की ओर चल दिए। हो सकता है कि इस तहखाने में कुछ ऐसा राज छुपा हो जिसे आज तक कोई ढूंढ न पाया हो। शायद कोई खजाना हो या छुपा हुआ रहस्य जो तीनों को अमीर बना दे। हो सकता है कि लोगों की बात सही हो और यहाँ पर कोई भूत प्रेत हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक वहम है जो लोगों ने पाल रखा है। तन्नू के मन में ये सारी बातें चल रही थीं, जैसे वह तीनों तहखाने की ओर बढ़ रहे थे। तहखाने के कमरे के बाहर एक बड़ा ताला लटका मिला। तन्नू ने आसपास नजर डाली तो देखा कोई ज्यादा काम आने वाली चीज नहीं मिली, बस एक लोहे की खंती रखी हुई थी। उसने उस खंती को उठाया और तहखाने के कमरे के उस ताले को तोड़ दिया। तन्नू ने तहखाने का ताला तोड़ तहखाने का दरवाजा खोला। निहारिका और शहनाज की हालत डर से खराब हो गई थी और वे जोर से चिल्लाएं, आखिर क्या है इस डरावनी तहखाने का रहस्य? आखिर क्यों शहनाज और निहारिका इतनी जोर से चिल्लाई? क्या वहां सच में किसी रूह का वास है? क्या उन तीनों की जान किसी मुश्किल में तो नहीं? इस सभी राज से पर्दा उठेगा हमारे अगले एपिसोड में। तो आज का कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही डरावनी और रोमांचक भरी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।